हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जिस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं हमारा एलाइड लॉ एक चैप्टर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जो कि हमारे एग्जाम के लिए कैरी करता है 4 मार्क्स। ठीक है, तो हम लोग काफ़ी जल्दी, बहुत ही जल्दी इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम मुझे लगता है 15 मिनट में अपने ये चैप्टर अपने रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, तो वे स्टार्टिंग विद सेक्शन 6, जिसमें बोलते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस अलाउड फॉर बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी के लिए क्या क्या फॉर्म्स ऑफ बिजनेस अलाउड है। तो काफ़ी नॉर्मल जो भी बैंकिंग देखते हैं, जो भी बैंक जो भी नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं, लाइक बोरोइंग ऑफ मनी, फिर लेंडिंग ऑफ मनी, फिर हम लोग देख रहे हैं इशू ऑफ ट्रैवलर चेक, फिर इशू ऑफ चेक, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एक्विजिशन और होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो दीज आर द फॉर्म ऑफ बिजनेस विच आर अलाउड फॉर बैंकिंग कंपनी एज पर सेक्शन 6 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, सेक्शन 7, जो कि बोलता है नो कंपनी अदर देन बैंकिंग कंपनी सेल यूज बैंक, बैंकर, बैंकिंग कंपनी। ठीक है, अपने नाम में यूज़ नहीं कर सकता है बैंक, बैंकर, बैंकिंग कंपनी। एंड नो कंपनी सेल कैरी ऑन एनी बिजनेस अनलेस इट यूजेस एटलीस्ट वन ऑफ दिस वर्ड। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 बोलता है शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, सेक्शन 9 बोलता है शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, जब भी डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है तो बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड उसको 25% ट्रांसफर करना पड़ेगा रिजर्व फंड में। ठीक है, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को 25% ऑफ द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करना पड़ेगा रिजर्व फंड में बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। और अदर कॉमर्शियल बैंक के केस में, अदर कॉमर्शियल के बैंक के केस में 20% ऑफ द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करना पड़ेगा किसमें, रिजर्व फंड में बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ठीक है, फिर बोलता है हाउ ये जो रिक्वायरमेंट है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर सकता है अगर उस बैंकिंग कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स आर सफिशिएंट टू इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिपॉजिट लाइबिलिटी। ठीक है, उसके रिगार्डिंग क्या सफिशिएंट है, या फिर रिजर्व्स प्लस शेयर प्रीमियम इज ग्रेटर देन पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, बोलता है रिजर्व्स प्लस शेयर प्रीमियम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पेड अप शेयर कैपिटल। तो अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स आर सफिशिएंट फॉर विथ रेस्पेक्ट टू द डिपॉजिट लाइबिलिटी एंड रिजर्व्स प्लस सरप्लस आर ग्रेटर देन इक्वल टू पेड अप शेयर कैपिटल, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट आपको क्या कर सकता है, इस रिक्वायरमेंट से एग्जम्प्ट कर सकता है। सेक्शन 9 ऐसा बोल, सेक्शन 17 ऐसा बोल रहा है। ठीक है, फिर हम लोग बोलते हैं सेक्शन 29 पे आते हैं, जिसमें बोल जो कि बताता है प्रोविजन रिगार्डिंग बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ए बैंकिंग कंपनी। तो बोलते किसी बैंकिंग कंपनी को बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकाउंटिंग ईयर के लास्ट डे पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाना पड़ेगा। और जो कि साइन कौन करेगा, साइन करेगा प्रिंसिपल ऑफिसर, प्रिंसिपल ऑफिसर और मैनेजर एंड 3 डायरेक्टर्स। अगर बैंक में 3 से ज़्यादा डायरेक्टर्स है तो, अगर 3 से कम डायरेक्टर्स है तो ऑल डायरेक्टर्स। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं सेक्शन 35, जो कि बताता है प्रोविजंस रिगार्डिंग इंस्पेक्शन। ठीक है, तो इंस्पेक्शन का बात करता है बैंकिंग कंपनी का, जिसमें बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगा आरबीआई को फॉर इंस्पेक्शन ऑफ ए बैंकिंग कंपनी, और आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगा फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ बैंकिंग कंपनी। और फिर बोलता है इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी डायरेक्टर एंड ऑफिसर ऑफ द बैंकिंग कंपनी टू प्रोड्यूस ऑल बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू सच इंस्पेक्टर। ठीक है, फिर बोलता है इंस्पेक्टर कैन एग्जामिन ऑन ओथ। ठीक है, फिर बोलता है आरबीआई सेल सपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी आरबीआई सेल रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसिडरिंग एंड आफ्टर कंसिडरिंग द रिपोर्ट। उस रिपोर्ट को आरबीआई जो रिपोर्ट दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, उस रिपोर्ट को देखने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि जो बैंक है is being managed in such a way which is detrimental to the interest of the depositor, then he can order। तो क्या कर सकता है, वो प्रोहिबिट कर सकता है बैंकिंग कंपनी को टू टेक फ्रेश डिपॉजिट। ठीक है, टू एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट। और आरबीआई क्या कर सकता है, अप्लाई फॉर वाइंडिंग अप अंडर सेक्शन 28 ऑफ सच बैंकिंग कंपनी। ठीक है, तो जो इंस्पेक्शन हुआ है उसका रिपोर्ट क्या होगा, आरबीआई देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि बैंक इज बीइंग मैनेज इन सच ए वे विच इज डिट्रामेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर। तो उस केस में क्या होगा, प्रोहिबिट कर देगा उस बैंकिंग कंपनी को टू एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट्स, एंड आरबीआई कैन अप्लाई फॉर वाइंडिंग अप अंडर सेक्शन 28 ऑफ सच बैंकिंग कंपनी। ठीक है, फिर बात करते हैं पर्पस ऑफ डायरेक्शन बाय आरबीआई
जो कि बताता है सेक्शन 35A। 35A क्या बोलता है, सेक्शन 35A क्या बोलता है, पर्पस ऑफ डायरेक्शन बाय आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई का क्या क्या डायरेक्शन होगा, इन पब्लिक इंटरेस्ट, किस पर्पस में वो डायरेक्शन दे रहा है, इन पब्लिक इंटरेस्ट, इन द इंटरेस्ट ऑफ द बैंकिंग पॉलिसी, टू प्रिवेंट डिट्रामेंटल इंटरेस्ट और सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट। चार पर्पस है जब वो डायरेक्शन दे सकता है, इन पब्लिक इंटरेस्ट दे सकता है, इन बैंकिंग पॉलिसी के इंटरेस्ट में दे सकता है, टू सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट, टू प्रिवेंट डिटरमिनेंटल इंटरेस्ट। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग सेक्शन 35B में, जो बोलता है कि अगर बैंकिंग कंपनी को ये तीन चीज़ में अगर कुछ भी अमेंडमेंट करना है, ठीक है, तो फिर वो उसको क्या करना पड़ेगा, प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई लेना पड़ेगा। बिना प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई लिए ही कैनॉट अमेंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिगार्डिंग प्रोविजन। ठीक है, प्रोविजन रिगार्डिंग टू अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ डायरेक्टर्स, फिर रेम्यूनरेशन ऑफ चेयरपर्सन और डायरेक्टर। तो ये तीन चीज़ें, क्या तीन चीज़ें, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, फिर बोलता है अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, टर्मिनेशन के रिगार्डिंग प्रोविजंस, फिर प्रोविजन रिगार्डिंग टू रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर और चेयरपर्सन। ये तीन चीज़ अगर कुछ भी तीनों के प्रोविजंस में अगर कुछ आप अमेंडमेंट कर रहे हैं तो यू आर रिक्वायर्ड टू टेक द प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। फिर बात करते हैं कि सेक्शन 36AA जो कि बोलता है कंडीशंस टू रिमूव एनी ऑफिसर बाय आरबीआई। आरबीआई के पास पावर है कि वो किसी भी ऑफिसर, बैंकिंग कंपनी के ऑफिसर को क्या कर सकता है, वो रिमूव कर सकता है। तो कब कर सकता है, इन पब्लिक इंटरेस्ट, इफ पब्लिक इंटरेस्ट में कर सकता है, टू सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट और टू प्रिवेंट अफेयर कंडक्टिंग इन डिट्रामेंटल इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर। ठीक है, तो तीन केस होगा जब क्या होगा, आरबीआई ऑफिसर को रिमूव कर सकता है बैंकिंग कंपनी के, या तो पब्लिक इंटरेस्ट में या फिर टू सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट और टू प्रिवेंट द अफेयर्स विच आर बीइंग कंडक्टेड इन अ डिट्रामेंटल इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर। तो ये तीन केस में क्या होगा, आरबीआई क्या करेगा, रिमूव कर देगा, और रिमूव करने के बाद क्या होगा, रिमूव कर देगा, लेकिन जिस ऑफिसर या एम्प्लॉय को रिमूव किया गया है ही इज बिफोर रिमूविंग क्या होगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया जाएगा। फिर भी अगर उसको रिमूव आफ्टर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट उसको रिमूव कर दिया जाता है उस ऑफिसर को, तो उसके पास राइट है कि वो अपील कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील करेगा कितने दिन में, विद इन 30 डेज में उसको अपील करना पड़ेगा, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देगा, ऑर्डर शैल बी फाइनल। ठीक है, फिर बोलते हैं, फिर इसके रिगार्डिंग एक चीज़ और बोलता है जिस ऑफिसर को हम लोग हटाएं वो 5 साल तक, फर्दर 5 साल तक किसी भी बैंकिंग कंपनी में किसी भी पोजीशन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी पोजीशन में वो पार्ट नहीं ले सकता है, और उसको लॉस ऑफ ऑफिस भी नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं सेक्शन 36AB जो कि बोलता है आरबीआई पावर टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर। आरबीआई के पास पावर कि वो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। कब अपॉइंट कर सकता है, इन पब्लिक इंटरेस्ट, इन इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग कंपनी, इन द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर और इन द इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग पॉलिसी। तो क्या क्या हम लोग देखें, कब आरबीआई अपॉइंट करेगा, इन पब्लिक इंटरेस्ट, इन द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, इन द इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग पॉलिसी, इन द इंटरेस्ट ऑफ बैंक। ठीक है, तो फिर क्या करेगा, वो अपॉइंट करेगा एक या एक से ज़्यादा एडिशनल डायरेक्टर्स, और जिसका भी टर्म होगा 3 साल, जो कि फर्दर एक्सटेंड हो सकता है 3 साल और। ठीक है, तो ओरिजिनल टर्म कितना होगा, 3 साल, जो कि फर्दर एक्सटेंड हो सकता है 3 साल और। ठीक है, फिर बोलते हैं एडिशनल डायरेक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड क्वालिफिकेशन शेयर। एडिशनल डायरेक्टर के केस में क्वालिफिकेशन शेयर का होल्ड करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये एडिशनल डायरेक्टर्स को हम लोग जब टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स काउंट करेंगे तो उसमें अपने ऐड नहीं करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ द बैंकिंग एक्ट 1949। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं कंडीशंस फॉर अंडरटेकिंग ऑफ बैंकिंग कंपनी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें बोलता है कि कब ऐसा होगा, कब क्या कौन सा सर्कमस्टेंसेस ऐसा होगा जब बैंकिंग कंपनी का अंडरटेकिंग को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, ले लेगा। ठीक है, तो उसका अंडरटेकिंग ले लेगा, बैंकिंग कंपनी का अंडरटेकिंग को सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगा। तो क्या क्या सर्कमस्टेंसेस है, क्या होगा, आरबीआई एक रिपोर्ट देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, और उस रिपोर्ट को चेक करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसमें उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो सेटिस्फाई होगा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चीज़ को लेके, कि आरबीआई का डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है वो बैंक। ठीक है, जो कि एक बार से ज़्यादा कॉन्ट्रावेंशन हो चुका है। ठीक है, मैनेज इन सच ए डिटरमिनेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर। ठीक है, फिर बोलता है फॉर बेटर प्रोविजन ऑफ क्रेडिट एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग कंपनी। ये चार चीज़ क्या क्या है, पहला बोलता है कि नॉट कंप्लाइंग विद द आरबीआई डायरेक्शन
ठीक है, जो कि डिफॉल्ट एक बार से ज़्यादा हो चुका है। फिर दूसरा बोलता है मैनेज इन डिटरमिनेंटल इंटरेस्ट फॉर द डिपॉजिटर, ठीक है। फिर बोलता है फॉर प्रॉपर बेटर क्रेडिट, ठीक है, बेटर प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, ठीक है। फिर बोलता है इन द इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग कंपनी या बैंकिंग पॉलिसी, ठीक है। तो क्या होगा इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, अंडरटेकिंग ले लेगा बैंकिंग कंपनी का, ठीक है। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा उस बैंकिंग कंपनी को बिफोर टेकिंग द अंडरटेकिंग, ठीक है। फिर क्या बैंक का जो भी एसेट्स है वो ट्रांसफर हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स उस बैंक के अगेंस्ट चल रहा था वो कंटिन्यू हो जाएगा, जो कि कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं सेक्शन 36 AG जो बोलता है कंपनसेशन टू शेयर होल्डर ऑफ एक्वायर्ड बैंक। जिस बैंक का अंडरटेकिंग को सेंट्रल गवर्नमेंट ले लिया है, ठीक है, उसका शेयर होल्डर्स को कंपनसेशन तो देना पड़ेगा भाई। तो कौन देगा कंपनसेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। तो बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होगा, कंपनसेशन देगा शेयर होल्डर्स को ऑफ द एक्वायर्ड बैंक। और अगर शेयर होल्डर एग्रीव्ड है तो वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को टू रेफर द मैटर टू ट्राइब्यूनल, ठीक है। और एटलीस्ट कितने लोग को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, 1/4 ऑफ नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होल्डिंग 1/4 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, 1/4 ऑफ नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होल्डिंग 1/4 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वेस्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को टू रेफर द मैटर टू ट्राइब्यूनल। तो क्या होगा, वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को मैटर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, रेफर करेगा मैटर ट्राइब्यूनल को, और ट्राइब्यूनल जो कंपनसेशन डिटरमाइन करेगा दैट शैल बी द फाइनल, वो फर्दर अपीलेबल नहीं है। तो ये था हमारा इतना प्रोविजंस फॉर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। बस इतना प्रोविज़न अपने को याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो हम लोगों ने 12 मिनट में ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ख़त्म किया। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो बिल्कुल भी हेल्प किया हो, थोड़ा बहुत भी हेल्प किया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।